मेरा नाम रेखराज मीना है। मैंने आरएस 2023 में 211वीं रैंक हासिल की है और आज हम हेल्दी कंपटीशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरी जो भी प्रिपरेशन की जर्नी और स्ट्रेटजी रही है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चंस की एक चेकलिस्ट से। तो बात करें इंट्रोडक्शन, एजुकेशन एंड फैमिली बैकग्राउंड की, तो मैं सवाई माधोपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मेरे माता पिता दोनों ही खेती करते हैं और मेरी तीसरी क्लास तक की स्कूलिंग अपने गांव से ही हुई है। उसके बाद 12th तक की सवाई माधोपुर से। 12th के बाद मैंने NIT सिलचर आसाम से अपनी ग्रेजुएशन की है, जहाँ मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की है। फिर ग्रेजुएशन के बाद अराउंड मिड 2021 से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द फीलिंग आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड। तो सिलेक्शन के बाद लाइफ 180 डिग्री चेंज हो जाती है। जो सोशल रिकग्निशन और लोकप्रियता मिलती है और जो हम अंदर से महसूस करते हैं उसको शब्दों में बयां करना काफ़ी मुश्किल है। अपने क्षेत्र में, अपने फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारी में हम एक सितारे की तरह चमकने लगते हैं। हर इंसान हमसे संपर्क बनाना चाहता है। तो ओवरऑल बहुत प्राउड वाली फीलिंग होती है और वो दिन होता है जिस दिन का हम सालों से वेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड यू ड्रीम एज RS ऑफिसर। तो मेरे अंकल एक टीचर है, तो उन्होंने शुरू से ही मुझे सिविल सर्विसेज के लिए मोटिवेट और गाइड किया है। तो 12th के बाद से ही मैंने मन बना लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज की ओर जाना है। तो मुझे इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी थी अपने फ्यूचर गोल्स को लेकर। उसके बाद जो मेन डाउट आता है वो ये रहता है कि हम शुद्ध सेल्फ रखें या फिर किसी कोचिंग की हेल्प लें। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि कोचिंग्स की हेल्प ले लेनी चाहिए। कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो और कोचिंग से एक चीज़ें आसान हो जाती है। अगर हम सब कुछ सेल्फ के भरोसे छोड़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ते हैं और वो एफर्ट्स और वो एनर्जी हमारी बच सकती है यदि अगर हम कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं तो। क्योंकि कई सारे सेक्शंस ऐसे हैं जो काफ़ी टेक्निकल है, कंसेप्चुअल भी है। वहाँ पे सेल्फ में हमें जैसे लॉ हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, उनमें हो सकता है कि हमें सेल्फ में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़े। तो ज़्यादा बेहतर है कि हम एक बार अपने बेसिक्स कंप्लीट करने के लिए कोई भी एक ऑनलाइन ऑफलाइन अपनी सहूलियत के हिसाब से एक सोर्स कोई भी ज्वाइन कर ले। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो सेल्फ स्टडी। कोचिंग हो जाने के बाद एक तरह से मान सकते हैं कि हम इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एंटर कर चुके हैं। तो फिर उसके बाद जो हमारे अपने खुद के एफर्ट्स है वो काम आएंगे और अल्टीमेट तो सेल्फ स्टडी ही है, उसका कोई विकल्प नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। पर बेसिक्स क्लियर करने के लिए एक बार किसी भी स्रोत से जुड़ना, कोचिंग से जुड़ना किसी भी मोड में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इवन टेलीग्राम्स पे भी आजकल वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, तो काफ़ी आसान है, एक्सेसिबल है। तो हमें आसान वाला रूट ही चूज़ करना चाहिए बजाय ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के। तो सबसे पहले कोई भी कोचिंग शुरू करने से पहले हमें खुद के स्तर पर 6th से 10th या फिर 8th से 10th तक की NCERTs है, उनके एक रीडिंग लगा लेनी चाहिए। ना तो हमें उन्हें याद करना, ना ही उनके नोट्स बनाने हैं, केवल एक बेसिक रीडिंग उनसे गो थ्रू होना है ताकि हमारी जो माइंड की सब्जेक्टिविटी है और जो शब्दों का चयन है वो थोड़ा बेहतर हो सके और चीज़ों के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमें अच्छी लैंग्वेज में मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर दिस एग्ज़ाम, हाउ एंड व्हेन यू स्टार्टेड प्रिपरेशन। तो अराउंड मिड 2021 से मेरी प्रिपरेशन की जर्नी शुरू है। तो बात करें अगर स्ट्रेटजी की, तो प्री और मेंस की स्ट्रेटजी को हम अलग अलग शुरू में तो डिवाइड करके नहीं देख सकते। एज ए फ्रेशर शुरू में दोनों को कंबाइंड लेके चलना चाहिए और जब नोटिफिकेशन आ जाए और प्री एग्ज़ाम पास में हो तब हम थोड़ा सा प्री ओरिएंटेड शिफ्ट हो सकते हैं। तो हम शुरुआत कैसे करें और दोनों को साथ लेके कैसे चले, इस पर डिस्कशन करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमको हमारे दिमाग में, माइंड में मेंस ही रहनी चाहिए। सबसे पहले हमें कोर सब्जेक्ट्स उठाने चाहिए। कोर सब्जेक्ट्स के बाद में उनको थोड़ा प्री ओरिएंटेड टच देना है। उसके बाद जो मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है उन पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो अब हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी शुरू करते हैं मेंस के चारों पेपरों के हिसाब से। तो पेपर 4 तो लैंग्वेज पेपर है, इसे हमें डेली बेसिस पे रखना चाहिए। जैसे इसकी वोकेब है उसमें मैक्सिमम याद करने का ही है, तो हम डेली बेसिस पे कुछ हिस्सा साथ लेकर चल सकते हैं। और बाकी जो तीनों पेपर है उनमें सबसे पहले कोर सब्जेक्ट उठा सकते हैं, जिससे हमारा प्री का और भी कोई वनडे एग्जाम्स है उनका सिलेबस साथ में कवर होता रहेगा। तो यदि हम पेपर 1 की बात करें तो पहली यूनिट हिस्ट्री है। हिस्ट्री में 3 सेक्शन, इंडियन, राजस्थान की और वर्ल्ड हिस्ट्री। तो मेंस के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट इफेक्टिव है वो वर्ल्ड हिस्ट्री है, क्योंकि टोटल 70-75 नंबर की हिस्ट्री में से 15 से 17 नंबर की वर्ल्ड हिस्ट्री फिक्स है। और ले देखिए 4 टॉपिक्स है और क्वेश्चंस लगभग ईजी आते हैं।
अब तक उतने ज़्यादा आउट नहीं जाते वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सेक्शन है वर्ल्ड हिस्ट्री वाला मेंस के पर्सपेक्टिव से। और प्री के पर्सपेक्टिव से इंडियन और राजस्थान हिस्ट्री दोनों का ही बराबर सा वेटेज है। तो इंडियन और राजस्थान दोनों हिस्ट्री में हम मिडाइवल हिस्ट्री को अगर स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं। राजस्थान में तो कर ही देनी चाहिए मिडाइवल हिस्ट्री को स्किप। एक बेसिक नॉलेज हमें रखनी है रीजन वाइज, जो मेन डायनेस्टी हुई है उनके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया, ताकि आर्ट एंड कल्चर वाला जो सेक्शन है उसमें हमें थोड़ी हेल्प मिले। बाकी जो अलग अलग युद्ध वगैरह हुए, जो भी वंशावली वगैरह, उन सब के चक्कर में पढ़ने से बचना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है और उतने में कई सारे सब्जेक्ट्स हो जाती है। और इंडियन मिडाइवल में बात करें तो जो सल्तनत काल और मुग़ल काल है वो भी उतना रिलेवेंट नहीं है। हाँ, जैसे क्षेत्रीय राज्य थे विजयनगर, और जैसे साउथ का कुछ भी हिस्ट्री, साउथ की कोई भी हिस्ट्री है मिडाइवल की, उन सब का थोड़ा इम्पोर्टेंस है, उनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो उन पर हम फोकस रख सकते हैं। राजस्थान की मिडाइवल हिस्ट्री में उस टाइम का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, वो राजस्व व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था, सामंती ढांचा, इसके बारे में हमें जानकारी ज़रूर होनी चाहिए प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से। फिर आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन की बात की जाए तो आर्ट एंड कल्चर में दुनिया भर के फैक्ट्स है, तो इतने सारे फैक्ट्स एग्ज़ाम तक कैरी करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि एक बार पढ़ लेने के बाद हम सम अप कर लें। मतलब हिस्ट्री को पढ़ने की अप्रोच जो है हमारी, वो एक बार सिलेबस होने के बाद हमें उसको दो तरीके से अलग अलग अप्रोच से हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए। जैसे नॉर्मली जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो हिस्ट्री को काल वाइज पढ़ते हैं कि सबसे पहले हड़प्पा काल, फिर वैदिक काल, फिर महाजनपद काल, फिर मौर्य काल। तो इस तरह हम आधुनिक काल तक पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं अलग अलग पीरियड वाइज। लेकिन इसके बावजूद भी हमें फैक्ट्स जो है उनमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि कौन से वाले फैक्ट्स कौन से काल से है, कौन सी जो आर्ट थी वो किस काल में, उससे रिलेटेड फैक्ट्स किस काल से थे, उनमें हमें हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है। तो जो नेक्स्ट रीडिंग हम करें उस सब्जेक्ट की, तो हम उसको काल वाइज न पढ़ के हम उसको आर्ट की फॉर्म वाइज पढ़ सकते हैं। जैसे कला के अलग अलग रूपों में स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला। तो सबसे पहले मान लो हमने स्थापत्य कला उठा ली, तो स्थापत्य कला हम देखेंगे हड़प्पा काल की। फिर जो है वैदिक काल में कुछ था नहीं, महाजनपद काल से भी कुछ मिलता नहीं है, फिर मौर्य काल में, फिर मौर्योत्तर काल में, फिर जो है गुप्त काल, फिर पूर्व मध्य काल। तो शुरू से लेके एंड तक जो स्थापत्य कला है उसका क्या विकास क्रम रहा है, उसमें क्या क्या चेंजेज आए हैं, वो सारे एक साथ हम देख सकते हैं। ऐसे हम चित्रकला, ऐसे हम मूर्ति कला को देख सकते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए ये दो अप्रोच हो जाती है कि एक तो हमने पीरियड वाइज पढ़ लिया, और अगली बार हमने उस मतलब पीरियड वाइज बोले तो वर्टिकली एक पीरियड, फिर दूसरा पीरियड, तो ये वर्टिकल रीडिंग हो गई। अगली है फिर हॉरिजॉन्टली पढ़ना उसी चीज़ को। कोई भी एक टॉपिक ले लिया, कोई भी एक आर्ट की फॉर्म ले ली, और उसको शुरू से लेकर एंड तक हमने हॉरिजॉन्टली देख लिया। तो इससे जो फैक्ट्स है उनको याद रखना काफ़ी आसान हो जाता है, और मेंस के दृष्टिकोण से भी क्या चेंजेज रहे हैं और कैसे एक दूसरे से लिंक है चीज़ें अलग अलग काल की, उनको हम चाहे क्वेश्चन 5 नंबर का हो, 10 नंबर वाला हो, आधे पेज में लिखना हो, एक पेज में लिखना हो, तो उसको मैनेज करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है अगर हमने इसे पढ़ा होता है तो। ऐसे ही जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको पढ़ने की भी अलग अलग अप्रोच है। आरएस में अच्छी चीज़ है कि बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है सिलेबस को कि 1801 के बाद की मेनली हमको पढ़नी है, उससे पहले का हम स्किप कर सकते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग अप्रोच रखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को लेके। मेरे हिसाब से जो ज़्यादा बेहतर अप्रोच हो सकती है वो ये है कि हम सब दो हिस्सों में बांट सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। सबसे पहला हिस्सा है कि अंग्रेज़ आए और उन्होंने क्या क्या किया यहाँ आने के बाद, अलग अलग जो उन्होंने कदम उठाए, अलग अलग डिसीजंस लिए, उनको देख सकते हैं। और उन्हीं के पैरेलल उनके एज ए रिएक्शन हमने क्या किया, जैसे वो अलग अलग एक्ट लाए, उनमें अलग अलग चेंजेस किए। एक्ट लाए तो हमने कैसे रिएक्ट किया था, फिर उसकी वजह से उन्होंने कैसे चेंज किया था। तो ऐसे पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आपस में एक्शन और रिएक्शन पे बेस्ड है, उनका एक्शन हमारा रिएक्शन। तो इस अप्रोच से हम पढ़े तो थोड़ी आसान हो जाती है। फिर उसमें भी एरा बटे हुए हैं कि
गांधी से पहले, गांधी के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला, और एकदम 19वीं सदी के एकदम शुरुआत वाला जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन वाला जो फेज है। तो इसमें भी हम दो अप्रोच रख सकते हैं। फिर पूरी हिस्ट्री को कंप्लीट करने के बाद हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम इसको कंसाइज कर ले मिनिमम स्पेस में, बिना किसी क्वालिटी लॉस के। एक तरह से शॉर्ट नोट्स हमें बना लेने चाहिए, लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाने में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि शॉर्ट नहीं करना है चीज़ों को, कंसाइज करना है। और ये नहीं कि केवल फैक्ट्स लिख लिए, जो लाइन्स हैं उनको एज इट इज हम लिख सकते हैं, क्योंकि केवल फैक्ट्स लिख लेते हैं तो कंटेंट काफ़ी नीरस और रूखा सूखा हो जाता है, और माइंड जो उसमें बिल्कुल रुचि लेता नहीं है, पढ़ने में अरुचि पैदा होती है। तो ज़्यादा बेहतर है कि हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के रखें कंटेंट को। भले ही शॉर्ट नोट्स हम बना रहे हैं, पर उसके बावजूद भी शॉर्ट नोट्स में भी हम पूरी पूरी लाइन नहीं लिखे जहाँ पॉसिबल हो। जैसे कोई टॉपिक का निष्कर्ष हो, शुरुआत हो, तो वहाँ पे कुछ अच्छा इंट्रो लिखे, लास्ट में कुछ अच्छा निष्कर्ष लिखे। ये हमारे आंसर राइटिंग में भी हेल्पफुल रहेगा, और पढ़ने के दौरान भी हमारे लिए ये काफ़ी सूदिंग एक्सपीरियंस रहेगा। वरना केवल फैक्ट बेस्ड कंटेंट काफ़ी रूखा सूखा हो जाता है। हिस्ट्री में सोर्सेज की बात की जाए तो बेसिक सोर्स सबसे पहला वो ये कि जहाँ से भी आपने शुरुआत की है जिस भी कोचिंग से, तो उसका जो बेस मटेरियल है वो पहला सोर्स रखो। उसके बाद आप एनसीईआरटी या आरबीएससी की बुक्स पढ़ सकते हो, दोनों में से कोई सी भी। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्रा जो बुक है उसकी रीडिंग एक बार कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक एनालिटिकल वे में काफ़ी अच्छी बुक है। फैक्ट बेस्ड बुक वो ज़्यादा नहीं है, बट एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए और थोड़ी रुचि डेवलप करने के लिए बहुत अच्छी बुक है, तो उसको रीड किया जा सकता है विपिन चंद्रा को। बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कोचिंग्स के नोट्स सफिशिएंट होते हैं, और 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वर्ल्ड हिस्ट्री में लगभग आउट आता है, तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बच्चा 15 नंबर का सेक्शन बेसिक नोट से कवर हो जाता है। अगला सेक्शन है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में सेम इंडियन, राजस्थान और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। तो जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है इसका जो नेचर है मेंस के लिए अलग है, प्री के लिए एकदम अलग है। प्री में जो प्री और मेंस में जो है हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी सब्जेक्ट है तो उसका नेचर कैसा रहता है। जैसे प्री में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो एकदम फैक्चुअल आते हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो स्टैटिक से काफ़ी कंसेप्चुअल आते हैं। जैसे प्री में हम देखें तो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे और राजस्थान जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, ये एकदम फैक्चुअल आते हैं। जबकि इंडियन इकोनॉमी और पॉलिटी ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इनमें से बनते हैं, एकदम कंसेप्चुअल, इजी होते हैं लेकिन कंसेप्चुअल होते हैं। तो हमें नेचर पता होना चाहिए ताकि हमारी अप्रोच उस हिसाब से प्री के टाइम पे वैसी रहे, अगर जैसे जिस तरह के क्वेश्चन उसमें से आते हैं। तो इकोनॉमिक्स में जो है प्री में एकदम स्टैटिक पोर्शन आता है, इंडियन इकोनॉमी में स्टैटिक और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो फैक्ट्स के पीछे इंडियन इकोनॉमी में तो भागने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, राजस्थान जो इकोनॉमी है उसमें ज़रूर मैक्सिमम क्वेश्चन फैक्चुअल आते हैं, तो उसमें तो फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। और इंडियन इकोनॉमी में हमें जो स्टैटिक सेक्शन है, जैसे इन्फ्लेशन हुआ, अलग अलग बजट घाटे हुए, नेशनल इनकम हुई, सेंट्रल स्टेट रिलेशन हुआ, तो जितने भी बेसिक कंसेप्ट से ये हमारे बहुत अच्छे से क्लियर हो रखे होने चाहिए। चाहे हमें इनको मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ना पड़े, खुद के स्तर पे कैसे भी समझ के, जब तक हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी में ना मिले तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो प्री के लिए जो इकोनॉमिक्स में हमें कंसेप्चुअल और स्टैटिक पे फोकस करना चाहिए, और मेंस के लिए इंडियन इकोनॉमी में इंडियन बजट, सर्वे और जो मेजर स्कीम्स है उन्हीं में से अब तक का ट्रेंड यही रहा कि उन्हीं में से क्वेश्चंस आए हैं। मेंस में स्टैटिक्स से बहुत रेयर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कभी 2 नंबर का या 10 नंबर का मैक्सिमम देखने को मिल जाता है। बाकी मैक्सिमम जो सेक्शन है वो बजट, सर्वे और स्कीम्स से देखने को मिलता है। तो मेंस के टाइम पे इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। और फिर वो राजस्थान इकोनॉमी में देखा जाए तो वही लगभग फैक्चुअल सा रहता है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल उधर जाता नहीं है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में करंट बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है, और वर्ल्ड इकोनॉमी के सिलेबस में ये एनवायरमेंटल इश्यूज, क्लाइमेट चेंज, एसडीजी, इन सब का भी जिक्र है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है, या फिर कोई भी करंट का क्वेश्चन। तो करंट ओरिएंटेड वर्ल्ड और इंडियन इकोनॉमी में, और फैक्ट बेस्ड पढ़ना चाहिए राजस्थान इकोनॉमिक
वाले सेक्शन में। इसके लिए बहुत ज़्यादा सोर्सेज इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका बेस मटेरियल और बजट सर्वे और स्कीम्स तो कहीं से भी कंपाइल्ड मिल जाती है हमें। और इन्हीं सब्जेक्ट्स के जो है मेरे खुद के भी अपने नोट्स हैं जो मैंने खुद से बनाए हुए हैं अपने, वो या तो लिंक के थ्रू या फिर अभी डिस्कशन के दौरान ही बीच बीच में एज ए सैम्पल देखने को मिल जाएंगे कि हम पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद लास्ट में उसको कैसे कंसाइज करना है और अपने शब्दों में कैसे रिराइट करना है। क्योंकि हर सब्जेक्ट को हम अलग अलग सोर्सेज से पढ़ते हैं, तो उसको एक जगह समेटना कैसे है वो आइडिया हम उन नोट्स को देख के ले सकते हैं। थर्ड यूनिट है पेपर 1 की, जिसमें 3 छोटे सब्जेक्ट्स हैं, मैनेजमेंट, सोशलॉजी और अकाउंटिंग ऑडिटिंग। तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है इसमें अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इसमें न्यूमेरिकल्स भी आने लगे हैं आजकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो लेकिन काफ़ी छोटी सब्जेक्ट है। तो इसमें हम हमारा जो बेस मटेरियल है जहाँ से भी हमने पढ़ा है उस पर बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, और जो अलग अलग एंट्रीज होती है अकाउंटिंग में और जो न्यूमेरिकल्स है, रेशो अलग अलग, उनके बारे में हमें थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के यूट्यूब पे देख के कहीं से भी। और जो कंटेंट है उस पर भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं करना चाहे तो। बाकी बेस मटेरियल के साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट में। अगला मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का काफ़ी बड़ा सिलेबस है। 2023 के एग्ज़ाम से पहले ज़्यादातर कोचिंग्स के 60 लगभग 50-60 पेज के नोट्स हुआ करते थे, अब वो 300 तक पहुंच चुके हैं। और सब्जेक्ट तो अभी भी 20 नंबर का ही है, तो इसमें अपने विवेक से डिसीजन लेना है कि बहुत ज़्यादा इधर उधर डाइवर्ट होने से बचना है। जो जो टॉपिक्स डायरेक्ट मेंशन हो रखे हैं सिलेबस में उनको पहले बहुत अच्छे से कर लेना है। उनको अच्छे से करने के बाद हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम उनसे रिलेटेड और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम ऐड कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं खुद के स्तर पे, तो उसमें ऐड कर खुद से कर लें। और इन छोटे सब्जेक्ट 6 के 6 जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं इनको लेकर कोचिंग्स में बात की जाए तो किसी भी एक कोचिंग्स के पास सफिशिएंट कंटेंट है नहीं, या तो अलग अलग कोचिंग्स का पढ़ के एक जगह कंपाइल करो, या फिर कनेक्ट सिविल का जो कंटेंट है वो काफ़ी होलिस्टिक है। तो 6 छोटे सब्जेक्ट के लिए आप वो देख सकते हो, वो वहाँ पे आपको एक ही जगह पर ज़्यादातर चीज़ें देखने को मिल जाएगी। लैंग्वेज थोड़ी टफ लग सकती है लेकिन आप खुद के हिसाब से देख सकते हो। सेम सोशलॉजी में हर सब्जेक्ट में खुद के शब्दों में नोट्सों को फिर से लिखना, रिराइट करना तो है ही। सोशलॉजी का जो सिलेबस है कुछ 1-2 पॉइंट्स को छोड़ के बाकी ऐसे एकदम काफ़ी डिफाइंड पॉइंट्स है, जैसे कि कुछ वुमेन से रिलेटेड इश्यूज है, कुछ इश्यूज है अपनी सोसाइटी से लेकर, कुछ इकोनॉमिक इश्यूज है। तो एक सिंगल पेज के लूज शीट पे इनके होलिस्टिक वे में नोट्स अपने पास होने चाहिए, और ठीक ठाक फैक्ट्स के साथ। या फिर जो है एक्स्ट्रा अगर करना चाहें हम सोशलॉजी में तो अलग अलग कोचिंग्स के नोट्स वही कंपाइल करना, लेकिन मेनली वही है कि मिनिमम रखना है, बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने से बचना है। इधर उधर एक्सप्लोर भी अगर हम करते हैं तो कोशिश रहनी चाहिए कि एक जगह पे हम उसको सम अप कर ले, ताकि लास्ट टाइम पे हमारे लिए रिवीजन करना काफ़ी आसान हो जाए। अगला है पेपर 2। पेपर 2 में सबसे पहला एथिक्स, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। एथिक्स जो है सब्जेक्ट केवल पढ़ने का नहीं है, कोशिश ये हमारे ये रहनी चाहिए कि हम इसको जितना हो सके आत्मसात कर ले। इस सब्जेक्ट का जो एक एक पॉइंट है, एक एक लाइन है, वो हमें महसूस होनी चाहिए खुद से, क्योंकि ये सब्जेक्ट पूरा एनालिटिकल है और कुछ भी इसमें फैक्चुअली डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आना है। क्वेश्चंस जो भी है हमारी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड और हमारी जो एनालिटिकल पावर उसको चेक करने वाले होते हैं इसमें। तो इसकी जितनी भी डायमेंशंस है उनको अगर हमने समझ रखा है अच्छे से तो ही हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उन क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे, वरना इसमें हमारे आंसर्स उतने इफेक्टिव नहीं होंगे। और जो एग्जाम्पल्स यूज करने वाला एक ट्रेंड है कि एथिक्स के आंसर्स में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स होने चाहिए, तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा हमें मिलता है। लेकिन वो एग्जाम्पल्स भी कौन सी जगह पे कौन सा यूज करना है, सही जगह पे सही एग्जाम्पल यूज कर पाए, उसके लिए सबसे पहली शर्त वही है कि हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए सब्जेक्ट में, और हर चीज़ का मतलब, हर चीज़ के मायने हमें खुद से पता होने चाहिए। केवल रीडिंग नहीं मारनी है, याद बिल्कुल नहीं करना है इस सब्जेक्ट को, जितना हो सके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, रियल लाइफ से जोड़ के इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। रही बात कंटेंट और सोर्सेज की, तो मैंने एथिक्स दृष्टि से तैयार किया, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं आरएस के जो यूपीएससी में नहीं है, तो वो दृष्टि में आपको मिलेंगे नहीं। उसके लिए आप किसी भी
जो RS वाली कोचिंग है, जैसे रित ऋण जैसे कंसेप्ट आपको राजस्थान की जो भी कोचिंग्स हैं उनमें ज़्यादा बेहतर तरीके से मिल जाएंगे। तो जो पोर्शन आपको किसी भी UPSC कोचिंग के मटेरियल में मिल रहा है दृष्टि का, वो एथिक्स का सॉरी, वो आप वहाँ से करें। और उसके अलावा जो कुछ सेक्शंस है जो केवल RS में ही है, तो वो आप राजस्थान वाली कोचिंग से किसी भी बुक से कंप्लीट कर सकते हो। मेरे खुद के भी इसमें नोट्स और जो वैल्यू एडेड मटेरियल है उनकी PDF मैंने बना रखी है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी एथिक्स के साथ समस्या ये है कि राजस्थान की कोई सी भी कोचिंग इस सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ाती है, और मैंने पर्सनली अभी तक राजस्थान में अच्छे टीचर इस सब्जेक्ट के देखे नहीं हैं कि जो एग्ज़ाम की डिमांड को बहुत अच्छे से फुलफ़िल करते हो। तो इसके लिए आपको UPSC लेवल पे जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव सब्जेक्ट है, लिमिटेड सिलेबस है और वही लगभग 65 नंबर का वेटेज है। तो इसमें आपको बहुत अच्छे से वर्क करना चाहिए और बहुत अच्छे लेवल पे इसको तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जियोग्राफी, वही 3 हिस्से, इंडियन, वर्ल्ड और राजस्थान। तो जियोग्राफी का अब तक ये रहा है कि लगभग 80% जियोग्राफी नोट्स से मिल जाती है, डायरेक्ट नहीं मिलती तो भी नोट्स से कवर हो जाती है। तो जियोग्राफी में आपको ध्यान रखना है कि पढ़ते वक्त कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हम कंप्लीट करें। जितनी बेहतर कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी उतनी आंसर राइटिंग जियोग्राफी में हमारी बेहतर अच्छी रहेगी, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस कंसेप्चुअल आने लगे हैं जियोग्राफी में, डायरेक्ट उठ के आने के बजाय। कुछ रैंडम फैक्ट्स भी आते हैं जिनका कोई अंत नहीं है, तो उन फैक्ट्स के पीछे भागने के बजाय जो भी हमारा बेस मटेरियल है, जो भी स्टैटिक सेक्शन है, वो बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए खुद के स्तर पर। और किसी भी एक जगह, किसी भी एक सोर्स को आप फॉलो कर सकते हो, इसमें मल्टीपल सोर्सेज की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक। तो साइंस के लिए, साइंस में इस बार जो है काफ़ी आउट देखने को मिले क्वेश्चन 24 वाले मेंस में, तो इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम जो भी बेस मटेरियल है, जिस भी कोचिंग या सोर्स को आप फॉलो कर रहे हो वो कर सकते हो। और दूसरे नंबर पे जो NCERTs है 10th तक की तो अच्छे से कर ही लेनी चाहिए, एटलीस्ट उन टॉपिक्स को जो हमारे सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है। उसके अलावा 11th-12th की जो NCERT है उसमें से भी सिलेबस के जो कुछ कुछ बिंदु है जो हमको इम्पोर्टेंट लगते हैं और जिनको हम पढ़ सकते हैं, वो वहाँ से कर लेने चाहिए। इसके अलावा भी आउट जाता है साइंस एंड टेक का पेपर। टेक तो मेनली करंट ओरिएंटेड रहती है, तो टेक में तो एक बार स्टैटिक अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद लास्ट टाइम पे हमें करंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए टेक में। और जो बेसिक साइंस है उसमें जो आउट जाने वाले क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें, उसके लिए यही है कि एक्सप्लोर हम थोड़ा कर सकते हैं अपने बेस मटेरियल के अलावा। एक्सप्लोर करने के लिए जो भी अगर करंट कोई इश्यू है उससे रिलेटेड स्टैटिक चीज़ें क्या है वो हम थोड़ा फोकस कर सकते हैं। और जो लास्ट पेपर्स आए हैं उनमें जो क्वेश्चंस है उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग हम कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हुआ है, इसका सोर्स क्या रहा है। कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आया है तो वो किस सोर्स से उठाया गया है, उसका रीज़न क्या हो सकता है। तो ऐसे कई सारे इंसाइट्स हमें देखने को मिलेगी, कई सारे चैनल है। इवन कनेक्ट सिविल ने भी एक वीडियो डाल रखा है जिसमें उन्होंने काफ़ी इस बारे में डिस्क्राइब कर रखा है कि इस बार जो क्वेश्चंस थोड़े आउट आए थे उनका सोर्स क्या रहा है, तो थोड़ा आइडिया वहाँ से मिल सकता है। थोड़ा हम खुद से होमवर्क करें गूगल सर्च वगैरह करके, तो हमें भी देखने को मिल जाता है कि सोर्स क्या रहा है, और एक आगे के लिए हमें विजन मिल जाता है कि हमें अगर एक्स्ट्रा देखना है तो हम क्या कर सकते हैं। अगला पेपर है पेपर 3। पेपर 3 में पॉलिटी की बात की जाए तो पॉलिटी का जो बेस मटेरियल है, आप अपने स्तर पे जो भी कोचिंग या जो भी सोर्स आप फॉलो कर रहे हो एक बार वहाँ से अच्छे से कर लो। उसके बाद प्री में जो है पॉलिटी से, राजस्थान पॉलिटी से केवल फैक्ट आते हैं, जबकि इंडियन पॉलिटी से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी कंसेप्ट्स है पॉलिटी के वो आपके क्लियर होने चाहिए। अब मैंने जो कोचिंग की थी, मैंने स्प्रिंग बोर्ड से क्रैश कोर्स किया है, 3 महीने का प्री का और 3 महीने का प्री और मेंस के बीच जो चलता है उससे। तो मेरा जो बेसिक सोर्स रहा था वो एक तो कोचिंग के नोट्स रहे थे, दूसरा एक राजेश मिश्रा सर है, उनकी बुक आती है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में वो बुक है। तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप वो बुक फॉलो कर सकते हो। बाकी उतनी फैक्ट बेस्ड और प्री ओरिएंटेड वो बुक है नहीं, केवल अंडरस्टैंडिंग पर्पज से आप वो पढ़ सकते हो। बाकी लास्ट में अल्टीमेटली आपको नोट्स पे आना है, पर उस बुक को पढ़ के आने के बाद थोड़ा सा अपना
जो है सब्जेक्टिविटी सब्जेक्ट में थॉट पैटर्न है वो थोड़ा बेहतर हो जाता है, अच्छी लैंग्वेज हमें मिल जाती है। और मेन प्री के लिए तो कंसेप्चुअल चीज़ों पे फोकस करना है, और मेंस के लिए जो है जो मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स है जैसे कि राजनीतिक गत्यात्मकता है और राजस्थान की जो राजनीतिक जनांकिकी है, प्रतिस्पर्धा के चरण वगैरह, इन सब पर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए क्योंकि इनसे क्वेश्चंस फिक्स रहते हैं लगभग। तो उस हिसाब से हमें जब प्री है तो कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस रखना है और मेंस है तो किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस रखना है, ये क्लैरिटी पहले से हमारे दिमाग में होनी चाहिए। तो ये एनालिसिस हमें एक बार सिलेबस होने के बाद प्रीवियस जो ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देख के कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप सबसे पहले कोचिंग के नोट्स, उसके अलावा 2-3 और कोचिंग के नोट्स आप पढ़ के उनको एक जगह कंपाइल कर सकते हो तीनों को, या फिर आप कोचिंग के खुद की कोचिंग के नोट्स के अलावा आरबीएससी की जो बुक्स है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उसकी रीडिंग करके, और जो कलाम के नोट्स है, कलाम के काफ़ी होलिस्टिक नोट्स है, और इस बार के पेपर से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्वेश्चंस काफ़ी आउट आने लगे हैं, तो थोड़ा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है इस सब्जेक्ट को भी। तो अपने बेस मटेरियल के अलावा कलाम के नोट्स और आरबीएससी की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक, ये 3 चीज़ें आप कर सकते हो। और इनके अलावा अगर गुंजाइश है करने की तो यूपीएससी के लिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वीडियोज़ है एज ऑप्शनल, तो कई जगह आपको मैराथन क्लासेज या फिर शॉर्ट में वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप एक बार देख सकते हो इस सब्जेक्ट की और अच्छी समझ के लिए, क्योंकि काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव सब्जेक्ट है और काफ़ी लिमिटेड सिलेबस है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट करना इसमें काफ़ी बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले आपकी खुद की कोचिंग के नोट्स, कलाम के, आरबीएससी के जो बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, और फिर यूट्यूब पे आप वीडियोस देख सकते हो बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको हर टॉपिक्स के पीछे का बैकग्राउंड और उनसे जो इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं उनकी ज़्यादा बेहतर समझ हो सके। और पॉलिटी में अभी जो है सिरेमिक के नोट्स है और इवन शायद वीडियो क्लासेज भी है, तो फाउंडेशन के लिए आप वो कर सकते हो, या फिर यूपीएससी की किसी भी कोचिंग के आप वीडियो देख सकते हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा बेहतर नॉलेज और डेप्थ की ज़रूरत होती है, तो वह हम कंसेप्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स में भी प्री के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हमें खुद के स्तर पर या तो यूट्यूब पे या कहीं से भी हमें टॉपिक्स क्लियर करने हैं, और उनके जो कंसेप्ट्स है उनमें हम अटके ना, ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें होना, तो वो उस स्तर पे हम उनको तैयार करना है, चाहे वो खुद की कोचिंग से करो, चाहे उसके लिए एक्स्ट्रा वीडियोज़ और देखो, चाहे 3 जगह से देखो, 4 जगह से देखो, लेकिन वो अच्छे से ही होने चाहिए, वरना जो है वो उसका जो लॉस है उसको हम कंपनसेट नहीं कर पाते। अगला है पेपर 3 के 3 छोटे सब्जेक्ट्स। तो स्पोर्ट्स एंड योग में, स्पोर्ट्स में तो करंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा क्या मतलब 1-2 क्वेश्चन करंट बेस्ड फिक्स रहते हैं, तो करंट से थोड़ा अपडेटेड रह सकते हैं। हालांकि इस सब्जेक्ट का तोड़ नहीं है उतना, जितना हो सके अपने स्तर पे करंट उतना हम देख सकते हैं। बाकी स्टैटिक हमें अच्छे से कर लेना चाहिए, क्योंकि आधे क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं स्टैटिक से, तो स्टैटिक तो हमें अच्छे से तैयार करके रखना ही चाहिए, और करंट जितना हम कर सके अपनी श्रद्धा अनुसार उतना कर लेना चाहिए। बिहेवियर में जो है ज़्यादा आउट जाते नहीं है क्वेश्चंस, तो अभी जो नोट्स है बिहेवियर के मार्केट में वो काफ़ी रेलेवेंट है, काफ़ी मतलब एक तरह से पिछली बार तक तो कंप्लीट कह सकते थे, इस बार थोड़े आउट हुए हैं क्वेश्चंस, तो थोड़ा और एनरिच उनको किया जा सकता है। या तो कलाम के नोट्स से आप उन्हें एनरिच कर सकते हो, या फिर कनेक्ट स्यूल के नोट्स जो है एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में आप देख सकते हो। वहाँ पे थोड़ा आपको लैंग्वेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, लैंग्वेज आपको थोड़ी मैकेनिकल लग सकती है, लेकिन जो जितनी भी मैक्सिमम डायमेंशंस हो सकती है, जैसे कोई भी थ्योरी है, जैसे अलग अलग नेतृत्व के सिद्धांत है, तो हो सकता है कि अपने पास जो बेस नोट्स हैं उनमें 3 दे रखें, तो वहाँ आपको एक्स्ट्रा 3-4 और मिल जाएंगे, तो जो भी क्वेश्चंस आउट जाते हैं वो लगभग कवर हो जाने के चांसेस है। अगला है लॉ। तो लॉ के लिए मैंने अपने खुद के भी नोट्स बना रखे हैं, जिसमें वही कोचिंग वाले बेस मटेरियल, उसके बाद जो है आप गूगल सर्च करके या बेयर एक्ट से या फिर कहीं से भी कंटेंट डाल सकते हो, या फिर वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में अगर आप लॉ पढ़ना चाहते हो तो कलाम के नोट्स परफेक्ट है इसके लिए।
लैंग्वेज भी उनकी लगभग डायरेक्ट के आसपास है और बहुत ज़्यादा जटिल भी नहीं है, तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कलाम के नोट्स। बात करते हैं पेपर 4 की। पेपर 4 में जो वोकेब है, वोकेब हमें रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए, क्योंकि वोकेब में बहुत कुछ याद करने और रटने का होता है। तो हम अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको इस याद करने और रटने में यूज़ कर सकते हैं कि इस चीज़ को हम कैसे आसान कर सकते हैं। जैसे पर्यायवाची है, पहली बात तो हिंदी के लिए सब राघव प्रकाश ही पढ़ते हैं, तो वही पढ़नी है। और जैसे पर्यायवाची है तो हर के 5 5 6 6 है, हर हमें एग्ज़ाम में 2 ही लिखने हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि उनको खुद से फिल्टर कर सकते हैं, खुद से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं केवल हर के 2 2, और 2 वो जिनसे हम रिलेट कर पाते हैं, जिन्हें याद रखना हमारे लिए आसान है। और एक डाउट दिमाग में ये भी रहता है कि कोई वहाँ पे एग्ज़ाम में कोई सा भी पूछा जा सकता है, लेकिन एग्ज़ाम में जनरल वर्ड ही पूछा जाता है, वो समझ में आ जाता है किसका पूछा है। तो हमें फ़िल्टर करके लिख लेना चाहिए 2 2, कि इसके 2 ये, इसके 2 ये है, तो लास्ट टाइम पे रिवीजन करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो ऐसे ये क्रिएटिविटी हम यूज़ कर सकते हैं बाकी जगह पे, जैसे कि संस्कृत भिन्नार्थक शब्द है, तो उनमें हम जो भी जटिल वर्ड्स है, एकदम क्लिष्ट है, उनको हम फिल्टर कर सकते हैं और उनको डेली देख सकते हैं। तो फिर उनको लेकर हम काफ़ी अभ्यस्त हो चुके होते हैं लास्ट तक। और जो जनरल वर्ड्स है उनमें तो वैसे कन्फ्यूजन नहीं होता। ऐसे उपसर्ग, प्रत्यय, इनमें प्रैक्टिस की ज़रूरत ज़्यादा है। उपसर्ग और प्रत्यय याद होने वाली चीज़ नहीं है, तो इनमें हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। संधि में भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इस तरह वोकेब को देख लेना चाहिए। वोकेब उतना बड़ा इश्यू नहीं है। और ज़्यादा बड़ा इशू रहता है पेपर 4 में इंग्लिश। इंग्लिश में मेनली कंपोजिशन वाला सेक्शन। ग्रामर तो ये कि हम क्लासेज से या पढ़ के कैसे भी कर सकते हैं। तो इंग्लिश में जो 20 नंबर की ग्रामर में जो 10 नंबर की एरर फाइंडिंग वाले हैं, वो डिपेंड करता है हमारी ग्रामर कितनी अच्छी है, उसके हिसाब से वो हो जाते हैं। बाकी जो अगले 10 नंबर की जो वोकेब है, उसमें तो आजकल एक तरह से वो तो ऑब्जेक्टिव हो चुकी है, 2 में से एक चूज़ करना होता है। तो बहुत ज़्यादा उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जितना खुद के स्तर पे हो सके उतनी कर लेनी चाहिए। लगभग 60 to 70% क्वेश्चंस उन 10 में से हो ही जाते हैं, अगर हमारा बेस अच्छा है इंग्लिश में। तो फिर मेन चीज़ है कंपोजिशन। कंपोजिशन में एक तो ट्रांसलेशन है, और फिर एलोबोरेशन और पैराग्राफ और लेटर राइटिंग और पैसेज। तो ट्रांसलेशन तो पूरा हमारा लैंग्वेज की प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, और ग्रामर हमारी कैसी है उसके ऊपर। तो ट्रांसलेशन की तो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना हम कितना ही पढ़ ले, कितने भी रूल्स पढ़ ले, ट्रांसलेशन हो नहीं सकता सही से। तो कोशिश करें कि हम इंग्लिश में कंटेंट कंज्यूम करें जितना हो सके उतना, जितना इंग्लिश कंटेंट हम पढ़ेंगे। लेकिन इंग्लिश कंटेंट तभी पढ़े हम जब हमारा बेस इंग्लिश में क्लियर है। पहले हमें ग्रामर अच्छी करनी चाहिए, उसके बाद हमें जो इंग्लिश कंटेंट है उसको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। तो हमारा ट्रांसलेशन एक टाइम के बाद बहुत अच्छा हो जाता है। रही बात कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि कोई लिमिट नहीं है टॉपिक्स की, कोई भी टॉपिक आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 3 टॉपिक होते हैं, तो उनमें से हमें केवल एक चूज करना है, और कोई एक हमें वैसा मिल जाता है जिसका डाटा बेस, एक तरह से कर दो, जिसका रॉ मटेरियल हमारे पास हमारे डाटा बेस में पहले से होता है। तो इलेबोरेशन और पैराग्राफ दोनों के लिए हम सबसे मेन चीज़ जो करने की वो ये कर सकते हैं कि थीम बेस्ड जो हम कुछ टॉपिक बना सकते हैं। जैसे इलेबोरेशंस के हम थीम बेस्ड टॉपिक्स बना सकते हैं। जैसे एक थीम बना ली हमने स्ट्रगल की, हार्ड वर्क की, एक बना ली हमने पेशेंस की, एक बना ली हमने सक्सेस को लेकर, एक हमने बना ली जो भी जैसे स्पिरिचुअलिटी है, योग है। तो इससे लगभग मुश्किल से 5 से 10 थीम बनती है, और हर थीम पे हमें एक पेज का कंटेंट तैयार कर लेना चाहिए, जिसमें हम चैट जीपीटी की काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। कोई भी एक थीम उठाओ और चैट जीपीटी पे हमें अच्छे से कमांड देके कि इसके बारे में हमें एक आर्टिकल, एक पैराग्राफ या इसको इलोबोरेट करना है, फिर उसको हम पॉइंट फॉर्मेट में लिखवा सकते हैं। इजी लैंग्वेज में भी हम उसको रीराइट करवा सकते हैं। फिर इन तीनों वर्जन्स में से हमें खुद के शब्दों में एक पेज तैयार कर लेना चाहिए हर थीम पे। जैसे मान लो हमने हार्ड वर्क पे एक पेज का कंटेंट तैयार कर लिया, तो कोई भी इलेबोरेशन जो हार्ड वर्क के आसपास उससे रिलेटेड है, तो उसमें हम वो पूरा पेज यूज़ कर सकते हैं एज इट इज। बहुत ज़्यादा हमें दिमाग वो एग्ज़ाम टाइम पे सोचने की ज़रूरत नहीं होती है फिर। और एक पेज हमें एग्जाम्पल्स का तैयार कर लेना चाहिए, जिसमें डाइवर्स एग्जाम्पल्स हो। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप की बात आई तो एलन मस्क हो गया, पेशेंस की बात हुई तो हमारा लंबे टाइम का इंडियन नेशनल मूवमेंट
चंद्रयान जो 3 है उसकी सफलता, 2 के फेलियर के बाद नेल्सन मंडेला का स्ट्रगल 27 साल का। और जैसे कोई स्ट्रगल वाली थीम है तो वहाँ एग्जाम्पल में आ गया सोसाइटल बैरियर्स के बावजूद कल्पना चावला ने जो किया। और विषम परिस्थितियों की बात आती है, जैसे पार्टीशन के बावजूद भी मिल्खा सिंह जी थे, उन्होंने ओलंपिक तक अपना जो है रास्ता बनाया। और रोजा पार्कर और मार्टिन लूथर किंग, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम एक पेज पर कंपाइल करके रख सकते हैं और थीम के हिसाब से एज पर नीड हम उन्हें यूज कर सकते हैं। तो ये एलेबोरेशंस के लिए है। एलेबोरेशंस के लिए PDF मिल जाएगी या कुछ सैम्पल्स वीडियो में अटैच कर दिए जाएंगे जहाँ आप देख सकते हो कि कैसे हम जो है उन एग्जाम्पल्स को यूज़ कर सकते हो। क्योंकि कोई भी एलेबोरेशन हो, एक लाइन ऐड करनी होती है कि देयर आर वेरियस एग्जाम्पल्स विच प्रूव्स द वर्दीनेस ऑफ स्टेटमेंट इंडिविजुअल्स लाइक, और फिर उसमें एज पर नीड हम एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं। तो इससे ईजी वे एलेबोरेशंस के लिए हो नहीं सकता, क्योंकि थीम बेस्ड तैयार कर सकते हैं तो हम उस थीम से रिलेटेड जितनी भी लाइन्स है, जितने भी कोट्स है, उनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। जैसे कि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, नो पेन नो गेन, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, ये 3-4 ऐसी कई सारी लाइन्स है जो एक ही थीम की है। तो मान लो आने इनमें से कोई एक ही है, तो बाकी जो अलग 3-4 लाइन्स है उनको हम इसके किसी एक के एलेबोरेशन में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह हमें कंसाइज कर लेना है थीम्स को। ऐसे पैराग्राफ में हम कुछ थीम बना सकते हैं, जैसे कि एक हमने थीम उठा ली वुमन, तो वुमन से रिलेटेड डायमेंशंस बनते हैं, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और वुमन एम्पावरमेंट, और जो सोशल इविल्स है वुमेंस को लेकर, ये 3 डायमेंशंस बनते हैं। तो इनसे रिलेटेड कोई भी पैराग्राफ आएगा तो इंट्रोडक्शन हमें कॉमन रखना है, एक आउटलाइन हमें तैयार कर लेनी चाहिए और एक कंक्लूजन हमें तैयार कर लेना चाहिए। फिर बीच में जैसा भी वो पैराग्राफ आया है, जैसे मान लो सोशल इविल्स पे आया है, तो उनको फिर वहाँ पे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं सोशल इविल्स को इंडिविजुअली, जो पर्टिकुलर इविल है उसको उठा के। बाकी जो ऊपर वाला सेक्शन था, पहला पैराग्राफ और लास्ट वाला पैराग्राफ, वो वुमेन से रिलेटेड थीम पे कुछ भी पैराग्राफ आए तो वो हम एज इट इज यूज़ कर सकते हैं, तो हमारी मेहनत आधी तो बची जाती है। बीच वाला सेक्शन ही हमें एज पर नीड चेंज करना होता है, और अगर पहले से तैयार हो तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। और ये जो थीम बेस्ड तैयार करने वाली चीज़ है कंपोजिशन को, इसको आप नोट्स को देखकर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हो। रही बात पैसेज की, तो पैसेज डिपेंड करेगा कि आपकी इंग्लिश कैसी है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप बहुत अच्छी तरीके से पैसेज को डील कर पाओगे, और अपने बजाय लाइनें मिलाने के अपने शब्दों में आप आंसर लिख पाओगे और टू द पॉइंट लिख पाओगे। तो एज ए बेसिक हमें इंग्लिश पहले अच्छी कर लेनी चाहिए। जब हम ये तैयारी शुरू करते हैं, पहले दिन से हमें इंग्लिश पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। नेक्स्ट है लेटर राइटिंग। तो लेटर में आधे नंबर तो फॉर्मेट के होते हैं, तो फॉर्मेट्स तो हमें प्रैक्टिस करके अच्छे से सीख लेने चाहिए। उसके बाद जो उसकी मेन बॉडी है वो डिपेंड करेगा कि हमने अब तक कितने लेटर्स लिख रखे हैं और हमारा ट्रांसलेशन कैसा है, और भी कई सारे फैक्ट्स। तो वो चीज़ टाइम के साथ डेवलप होनी है। अगर हम डे फर्स्ट से इंग्लिश पे काम करना शुरू करेंगे तो लास्ट तक वो बहुत अच्छे से हो जाएगी वो चीज़। सेम चीज़ हमें हिंदी के पलवनों में करनी है कि उनको थीम बेस्ड बांट लेना है और उन पर कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ आउटलाइंस, बेसिक लाइंस हमें तैयार रखनी है। और कंपोजिशन वाले पार्ट के लिए हम एक एक्स्ट्रा और क्रिएटिव चीज़ ये कर सकते हैं कि इनके हम ऑडियो नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि टॉपिक्स थोड़े से अमूर्त टाइप के होते हैं और सुनने में अच्छे भी लगते हैं। तो इनको एक बार हम ऑडियो रिकॉर्ड करके और कभी भी चलते फिरते या सोते हुए कभी भी हम सुन सकते हैं। तो ये एक और एक्स्ट्रा चीज़ हम इनमें कर सकते हैं। अब रही बात प्री की, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आए तो लगभग 2 महीने पहले हम प्री ओरिएंटेड हो सकते हैं, जहाँ हमें थोड़ा सा सब्जेक्ट की नीड के अनुसार जो है फोकस रख सकते हैं। जैसे कि जिन सब्जेक्ट से मेनली फैक्ट्स आते हैं तो वहाँ फैक्ट बेस्ड हम पढ़ सकते हैं, और जो कंसेप्चुअल है एकदम, तो वहाँ हमें कंसेप्ट पर फोकस करना चाहिए। उसके अलावा मैथ और रीजनिंग का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, चाहे हम आर्ट्स बैकग्राउंड से हो चाहे साइंस से। हमें जैसे अगर लगभग 20 क्वेश्चंस मैथ रीजनिंग से आते हैं तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि मिनिमम 10 क्वेश्चंस दोनों में मिला के हमारे सही होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा कम हो रहे हैं तो उसको कंपनसेट करना काफ़ी मुश्किल होता है बाकी जगह पे। इससे ज़्यादा हो रहे हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन हमारा डेली बेसिस पे प्रैक्टिस के थ्रू या जैसे भी अच्छे से करते हुए चलना चाहिए। उसके अलावा जो प्री है उतनी बड़ी हर्डल है नहीं। अगर आपने मेंस को टारगेट करके बहुत अच्छे से पढ़ाई की है
तो प्री में कभी आपको समस्या नहीं आने वाली और काफ़ी अच्छे मार्जिन से हमेशा आपकी प्री होगी। तो प्री को लेके बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आप अपनी पढ़ाई की अप्रोच ठीक रखें और शुरुआत में मेंस को टारगेट करके ही पढ़ें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू मेक नोट्स एंड इज इट नेसेसरी। तो इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि अटमोस्ट प्रायोरिटी पे ये चीज़ हमें रखनी चाहिए कि खुद के नोट्स तैयार होने चाहिए पहले से। इसका कोई विकल्प ही नहीं खुद के नोट्स का। हम शुरुआत में जितना एक्सप्लोर कर सके उतना कर लेना चाहिए, जहाँ से पढ़ना चाहे वहाँ से पढ़ लेना चाहिए। लेकिन एक बार जब सिलेबस हो जाए तो हमारी पहली कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम उसको रीराइट कर ले खुद के हिसाब से, या तो लूज शीट्स पे या एक अलग से कॉपी बनाकर। कोशिश ये रहनी चाहिए कि उसमें हम प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही प्रेजेंटेशन वाली स्किल्स हमारे आंसर राइटिंग में काम आएगी। तो अगर उस प्रोसेस से हम यहीं पे गुजर लेते हैं तो वो बाद में हमें फ़ायदा देती है। तो खुद के नोट्स ज़रूरी है, इनका कोई विकल्प नहीं है। एक तरह से शॉर्ट नोट हम नहीं कहेंगे, शॉर्ट नोट्स की बजाय ऐसा हम कह सकते हैं कि कंसाइज्ड जो कंटेंट है वो हमें तैयार करना है एक बार सिलेबस हो जाने के बाद या कोई भी एक सब्जेक्ट हो जाने के बाद। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और कैसे बनाने हैं इसके लिए सैम्पल के तौर पे मेरे नोट्स स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज। जैसे मैंने बताया हिस्ट्री आपने पढ़ी तो क्लासेज में नॉर्मली पीरियड वाइज पढ़ाते हैं, तो आप जब नोट्स बना रहे हो तो उसको आप एक कला वाइज फॉर्मेट में डाल सकते हो। जैसे कि स्थापत्य कला तो शुरू से लेकर लास्ट तक एक साथ नोट्स बना लिए, ऐसे सारी कलाएँ। मॉडर्न में जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट रहा है, अलग अलग तरह के एक्ट्स आए हैं, 1813 का, 33 का, 57-58 का, जो भी। तो उन सबको एक टेबल बना के हम एक कंपेरेटिव स्टडी कर पाए, ताकि जो है उनके फैक्ट्स जो है अलग अलग उनके एक्ट्स के, उनमें हमें कन्फ्यूजन ना हो, थोड़ी क्लैरिटी रहे, तो हम उनको उन फॉर्मेट में राइट कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जब भी हम खुद से नोट्स बनाएं तो जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी हम दिखा सकते हैं उतनी दिखानी चाहिए, और जितना ज़्यादा आसान कर सके उनको, और प्रेजेंटेशन को जितना बेहतर बना सके ताकि याद रखने और रिटेन रखने में आसानी रहे, उतना बेहतर है। नेक्स्ट है कि आंसर राइटिंग एंड टेस्ट सीरीज। तो आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज का भी बराबर महत्व है। डेली बेसिस पे या अल्टरनेटिव डेज पे जब भी पॉसिबल हो आंसर राइटिंग हमें कर लेनी चाहिए। टेस्ट सीरीज के रूप में या क्वेश्चन बैंक के रूप में दुनिया भर के सोर्सेज अवेलेबल है। तो खुद के स्तर पर एक बार हमें जो रिसोर्स कलेक्ट करके जब भी पॉसिबल हो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग और टेस्ट हमें लिख लेने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे हम कितना ही पढ़ ले, अल्टीमेटली हमें लिखना ही है। तो अगर वो चीज़ हम शुरू से करते रहेंगे तो एग्ज़ाम में हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी वो चीज़। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ योर टाइम टेबल एंड डेली रूटीन। तो टाइम टेबल का ये है कि हमारा सोना उठना है वो एकदम जितना हो सके डिसिप्लिन्ड वे में रहना चाहिए। कि जैसे अगर हम डेली 11 बजे सो रहे हैं और 5-6 बजे उठ रहे हैं तो डेली वही रहना चाहिए। हमारी बॉडी क्लॉक एडजस्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो हमारी जो बॉडी क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको डिस्टर्ब हमें नहीं करना चाहिए। बाकी टाइम टेबल का ये कि सबका अपना अपना होता है। और जिनको रात में ज़्यादा लेट तक पढ़ना पसंद है तो उस हिसाब से पढ़ सकते हैं, जिनको अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ना पसंद है वो वैसे पढ़ सकते हैं। बाकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि डेली वही रहे, उसमें चेंजेज ना हो, और कंसिस्टेंट रहे हम अपने अपने रूटीन को लेकर। और जो एक प्रॉपर नींद चाहिए होती है हमें 8 घंटे की, वो ज़रूर होनी चाहिए। और हमारे डेली रूटीन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि कोई भी एक फ़िजिकल एक्टिविटी ज़रूर शामिल करनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी सेलेक्ट करना चाहिए यदि हम, तो रनिंग सबसे बेस्ट है। रनिंग की सुप्रीमेसी सबसे ऊपर है। रनिंग के साथ यदि हम मेडिटेशन या योग कर ले तो वो सोने पे सुहागा जैसी स्थिति है। हमारी जो इफ़िशियंसी कई गुना बढ़ जाती है, और सीटिंग टाइम, हमारा आलस, जो भी इश्यूज है सारे हमारे दूर हो जाते हैं। तो रूटीन में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, चाहे गेम हो सकता है, रनिंग हो सकती है, और मेडिटेशन, योग, ये सब अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए। तभी हम लंबे टाइम तक इस जर्नी में जो है सर्वाइव कर सकते हैं और एक सस्टेनेबल वे में पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस फ्रॉम योर प्रिपरेशन जर्नी। तो जो मैंने सीखा इस जर्नी से वो 2-3 सालों की जर्नी है, तो इतने से टाइम में समेटना काफ़ी मुश्किल है। फिर भी जो मेन पॉइंट्स है जो मैं नॉर्मली अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेता हूँ, उनके बारे में उनसे एक बार गो थ्रू होकर आपको थोड़ा बता सकता हूँ। जब आप इस जर्नी से गुजरोगे तो आप ज़रूर इन पॉइंट से, इन चीज़ों से एक टाइम पे रिलेट ज़रूर कर पाओगे। तो जो पॉइंट्स, जो चीज़ें मैंने सीखी, उनमें सबसे पहली चीज़ ये है
कि ये जो पूरी तैयारी है पूरा मैनेजमेंट गेम है। आप कितने अच्छे से मैनेज कर पाते हो, क्योंकि दुनिया भर के सोर्सेज है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स है, लंबी जर्नी है। तो आप चीज़ों को, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी सोशल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, अपने टाइम टेबल को, हर चीज़ को आप कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हो, उतना ही आसानी जर्नी हो जाती है। अगर आप अच्छे मैनेजर नहीं हो तो ये जर्नी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और टफ जैसा इसमें कुछ है नहीं, सारी चीज़ें काफ़ी जनरलाइज्ड है, काफ़ी आसान है। मेन चीज़ है कि आपका मैनेजमेंट सही होना चाहिए। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये कि हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर पढ़ें। जो पहला पॉइंट मैंने नोट कर रखा है अपने अनुभव से, लिख कर पढ़ने के फ़ायदे ये कि जो हमारी पेस है, जो गति है, स्पीड है, वो काफ़ी कंट्रोल में रहती है। हम वर्बली पढ़ते हैं, नॉर्मल पेज पलटते हुए पढ़ते हैं, तो उसमें हम बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ डालते हैं, जिससे ना तो रिटेन रहता है, ना परमानेंट मेमोरी में जाता है, और माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है। और बाद में एक तरह से अरुचि सी हमें होने लगती है, हम चाहते, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है माइंड को पढ़ाई में इन्वॉल्व रखना। तो लिख कर पढ़ना चाहिए ताकि पेस कंट्रोल रहे, जो पढ़े हम वो रिटेन रहे, माइंड एग्जॉस्ट ना हो। और लिख के पढ़ने से जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है, जिससे रिट्राइव करना काफ़ी आसान हो जाता है जब हमें ज़रूरत है उनकी। लिख के पढ़ने से, जैसे कोई भी सब्जेक्ट हमने पढ़ ली तो पढ़ लेने के बाद हमारी कोशिश ही रहनी चाहिए 1-2 घंटे पढ़ने के बाद कि 10-15 मिनट हम आँख बंद करके बैठे या लेटे, और जो भी हमने पढ़ा उसका अंतर्मन में जो हम उसको विजुलाइज करें, उसके बारे में सोचें और उससे रिलेटेड चीज़ें सोचें। तो जो भी चीज़ हमने पढ़ी थी वो एक तरह से स्थायी हो जाती है, और इससे हमारे अंतर्मन में भी कहीं ना कहीं स्थिरता आती है, और जो पढ़ा है वो कंटेंट भी हमारा स्थिर होता है, परमानेंट मेमोरी में जाता है। लिख के पढ़ने से हमारा कंसंट्रेशन लेवल भी जो है काफ़ी बढ़ता है, वरना नॉर्मली हम पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी हम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, इधर उधर पैरेलल थॉट्स चलते रहते हैं, दुनिया भर के इश्यूज आते हैं। एक और चीज़ है कि खरगोश बनकर हम ये रेस जीत नहीं सकते, तो कछुआ चाल से हमें ये करनी चाहिए, क्योंकि इसमें अच्छे से करना इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा करना इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना भी हम करें वो अच्छे से होना चाहिए। अलग अलग सब्जेक्ट की आप एक मिनी कॉपी, छोटी छोटी सी कॉपियाँ बना सकते हो, जिसमें आप कुछ वैल्यू एडेड मटेरियल डालना चाहो, कहीं से कुछ रैंडम फैक्ट कोई भी चीज़ आपको मिली तो वो नोट डाउन कर सकते हो, यूनिट वाइज या पेपर वाइज, जैसे भी आपकी सहूलियत के अनुसार। फिर कुछ टिप्स है कि रात को सोने से पहले हमें अगले दिन की पूरी प्रोग्रामिंग कर लेनी चाहिए, या सुबह उठ के कर लेनी चाहिए, और पूरे हमारे टारगेट सेट होने चाहिए, मंथली, वीकली और डेली टारगेट्स। और वीक भी इस तरह 6+1 बटा होना चाहिए कि 6 दिन में पढ़ाई करनी है, और एक दिन जो है हम एक हेल्दी ब्रेक के लिए डेडिकेट करना है, जिसमें हम अपने डेली रूटीन से हट के उससे इतर कुछ भी अच्छी एक्टिविटी हम कर सकते हैं, चाहे वो सोलो ट्रैवलिंग हो, चाहे कोई गेम खेलना हो, चाहे टाइम बिताना अपने दोस्तों के साथ, कुछ भी हो सकता है। और ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जब भी हम रूपरेखा बनाएं, स्ट्रेटजी बनाएं, तो व्यवहारिक होनी चाहिए, क्योंकि शुरू शुरू में हम आइडियली बहुत ज़्यादा जो है ऐसे टारगेट सेट कर लेते हैं जिनको अचीव करना काफ़ी मुश्किल होता है, फिर उनको उनके पूरा न होने का बर्डन हमारे ऊपर बना रहता है। तो कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि जो हमारे टारगेट्स है वो प्रैक्टिकल हो, जिनको अचीव करना उस लिमिटेड टाइम में पॉसिबल हो। एक और चीज़ आप कर सकते हो कि रात को सोने से 1 घंटे पहले दिन भर का आप पूरा हिसाब खुद को दे सकते हो कि मैंने क्या क्या पढ़ा, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ी, कौन कौन से टॉपिक पढ़े। तो ये वो चीज़ है कि लास्ट में सब कुछ करने के बाद चीज़ों को एक जगह कलेक्ट करना, तो इससे जो हमारी जो मेमोरी के जो साइंस है जो बनते हैं वो थोड़े मजबूत होते हैं, और अगले दिन या अगली बार जब हम रिवीजन करते हैं तो थोड़ा सा रिवीजन काफ़ी आसान होता है, और हर चीज़ फिर से पढ़ने पर भी नई नहीं लगती। हाँ, हमें पता रहता है कि हाँ पहले पढ़ी है हमने। ये चीज़ आप इसे सोच के भी कर सकते हो और लिखते हुए भी कर सकते हो। ज़्यादा बेहतर है कि एक बार पॉइंट फॉर्मेट्स में लिख लो दिन भर का पूरा हिसाब कि ये टॉपिक्स, ये सब्जेक्ट्स हमने पढ़े। एक डायरी भी मेंटेन कर सकते हो, जिसमें आप आपके जो वीकली, मंथली और डेली टारगेट्स थे वो लिखे हुए होने चाहिए, और उसके पैरेलल आपने उनका कितना अचीव किया उसका डाटा आप उसमें रिकॉर्ड कर सकते हो, और टाइम टू टाइम इवेल्युएट कर सकते हो। तो अगर कहीं आप लेक कर रहे हो तो वो चीज़ आपको थोड़ा पुश करेगी कि आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है। लिख कर पढ़ने के साथ ही आप जो है गूगल सर्च का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप आर्ट एंड कल्चर जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, कोई टर्म आती है, कोई कंसेप्ट आता है, तो आप गूगल सर्च करते हो तो उससे रिलेटेड कई सारी इमेजेज और रिलेटेड टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं, तो उससे चीज़ों को याद रखना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे अगर अपन आर्ट एंड कल्चर में अलग अलग तरह के टेम्पल्स पढ़ रहे हैं,
तो सबको याद रखना उतना आसान नहीं है, लेकिन सर्च कर कर के पढ़ेंगे, इमेजेस देख के पढ़ेंगे तो याद रह जाती चीज़ें, याद रखना काफ़ी आसान है। जैसे 64 योगिनी टेम्पल है तो वो हमारी संसद से, जो पुरानी वाली संसद है, उससे काफ़ी मिलता जुलता है। तो कभी हम उसको सर्च करके पढ़ेंगे और नोटिस करेंगे तो फिर वो कभी हम भूलेंगे नहीं। तो इस तरह फैक्ट्स थोड़े मजबूत हो जाते हैं इस तरीके से। उसके अलावा जो भी टॉपिक्स है या अलग अलग आयोग है, जो जिन भी टॉपिक से रिलेटेड ऑनलाइन सरकारी साइट्स है अगर है तो हमें ज़रूर उनको विजिट करना चाहिए, और उन पर अगर कुछ कंटेंट हमें मिलता है तो वो ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। उसके अलावा जो PYQs है उनको भी हमें एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो एनालिसिस है वो एक हमारे सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद हमें करना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा बेहतर एनालिसिस कर सकें। तो उदाहरण के तौर पे जैसे 2021 वाली मेंस में एक क्वेश्चन था, मुख्यमंत्री का 7 सूत्री कार्यक्रम, ऐसा कुछ, जबकि वो काफ़ी पुराना है, काफ़ी पहले आया हुआ था और उसको अब पूछा था। तो जब मैंने उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश की, तो जब मैं स्टेट वुमेन कमीशन की साइट पर गया और अबाउट में जाके देखा, तो मैंने देखा कि उसके द्वारा वुमेंस के लिए जितने भी इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं उन सब का जो भी एक तरह से वो सब उसी प्रोग्राम से मोटिवेटेड है। उसके अबाउट में जाके देखते हैं तो सबसे पहले वो 7 सूत्री कार्यक्रम था, उसी के बारे में दे रखा है, और उसी के जो 7 पिलर्स थे उन्हीं को अचीव करने के लिए अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग इनिशिएटिव्स, सारी चीज़ें उन्हीं को अचीव करने के लिए थी, जबकि नोट्स में वो चीज़ कहीं नहीं थी। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हमें इधर उधर से भी देखने को मिलती है जो हमें काम आ जाती है। फिर इस पूरी जर्नी में पढ़ाई के दौरान ज़्यादा पढ़ने से ज़रूरी है कि प्रिसाइज वे में पढ़ना, फ़िल्टर करके पढ़ना। फ़िल्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतना सारा सिलेबस है, इतना सारा कंटेंट है, एग्ज़ाम हॉल तक सारा कैरी करना पॉसिबल नहीं होता। तो हमें मेनली जो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशंस है, जो टॉपिक, उनके इर्द गिर्द ही कंसंट्रेटेड रहना चाहिए, उन्हीं पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, और लास्ट टाइम पे तो केवल उन्हीं को ध्यान में रखना चाहिए। ये लास्ट टाइम वाली तैयारी हमें पहले से कर लेनी चाहिए कि लास्ट टाइम के हिसाब से हम पहले से नोट्स बना के रखें। जब भी सब्जेक्ट कंप्लीट किए तो जब उसको कंसाइज किया, सम अप किया, तो इस तरह किया कि फालतू के फैक्ट्स जो हमारी परमानेंट मेमोरी में ऑलरेडी है, जिनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको हम ना लिखें, वही चीज़ें लिखें जो हमें लास्ट टाइम पे देख के जानी है। और प्रिसाइजली और फिल्टर करके पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो उस सब्जेक्ट का सिलेबस है वो हमारे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अगर वो फिंगर टिप्स पे, तो हमारे लिए आसान होगा कि क्या हमारे सिलेबस के हिसाब से क्या चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। रही बात मिसलेनियस सोर्सेज की पढ़ने के लिए, तो मिसलेनियस सोर्सेज में हम डेली जो भी न्यूज़पेपर आता है उसके एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं। वो हमारी नॉलेज को काफ़ी एनरिच करते हैं, लैंग्वेज को भी सुधारते हैं, और जो हमारी जो सोचने की क्षमता है उसमें भी काफ़ी हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो दृष्टि है उसकी साइट पे भी जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वहाँ पे हमें काफ़ी वैल्यू एडेड और होलिस्टिक कंटेंट मिलता है। 3 सेक्शंस उसमें होते हैं, डेली करंट अफेयर्स, डेली एडिटोरियल्स और प्रीलिम्स फैक्ट्स। तो डेली एडिटोरियल्स तो हमें ज़रूर पढ़ ही लेने चाहिए वहाँ पे, क्योंकि डेली का कोई भी एक टॉपिक आता है और यदि हमारे वो सिलेबस से रिलेवेंट है तो हमें उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड जितने भी डायमेंशंस है, जितने भी स्टैटिक फैक्ट्स है, या फिर करंट में जितना भी कुछ उससे रिलेटेड हो रहा है या अब तक जितना हुआ है, वो सारी चीज़ें हमें एक ही जगह पे देखने को मिल जाती है। तो उन चीज़ों को हम फॉलो कर सकते हैं डेली बेसिस पे, यदि हमारे पास टाइम है तो। इसके अलावा एक्स्ट्रा में दृष्टि निबंध की जो बुक आती है वो भी हम रख सकते हैं, और डेली बेसिस पे हम एक एक निबंध रीड कर सकते हैं। वो भी हमारी जो एनालिटिकल क्षमता है और सब्जेक्टिविटी है उसको बेहतर करते हैं। और कई सारे अमूर्त निबंध है जो उससे हमारा जो डाटा बेस है, एक तरह से जो रॉ मटेरियल होना चाहिए लिखने के लिए, वो काफ़ी एनरिच हो जाता है। तो वो भी आप रख सकते हो एज ए क्वालिटी कंटेंट के तौर पे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें एकदम इत्मीनान से, स्लो पेस से, आराम से पढ़ना चाहिए। खींच के पढ़ने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि फिर वो घास काटने जैसा हो जाता है। और एक बार जब हम जल्दीबाजी में अगर घास काट देते हैं, खींच के पढ़ते हैं, तो कभी भी उस सेक्शन पे अगली बार जब पढ़ते हैं तो उतना अच्छे से उसको कर नहीं पाते हैं, और वो हमेशा के लिए कमज़ोर रह जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि इत्मीनान से उस सब्जेक्ट में डूब कर, खो के पढ़े हम, प्रॉपर टाइम देते हुए। इससे क्या हमारे इंसाइट्स डेवलप होती है, पढ़ने के अलावा भी और अच्छे अच्छे थॉट्स उस टॉपिक या सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे दिमाग में स्ट्राइक होते हैं, और माइंड भी हमारा शांत रहता है और जल्दी एनर्जी ड्रेन नहीं होती। तो
ये सबसे सस्टेनेबल वे है, एक ऑप्टिमम स्पीड से पढ़ना और लिखते हुए पढ़ना, आराम से पढ़ना। एस्पिरेंट्स के साथ सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सब जल्दीबाजी करना चाहते हैं, मतलब सब जो है वेट ही नहीं करना चाहते ठंडे होने तक, और गर्म खाएंगे तो जीभ जलेगी और नुकसान ही नुकसान है उस चीज़ के। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो शांति काल की पढ़ाई है अल्टीमेटली वही काम आती है। तो जब हम नॉर्मल टाइम में पढ़ रहे हैं तो जितना अच्छे तरीके से चीज़ों को क्लियर करते हुए पढ़ सके उतने अच्छे तरीके से पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि दूसरी बार में उतना अच्छा मौका नहीं मिलता। माइंड दूसरी बार फिर रिवीजन मोड में चीज़ों को पढ़ता है। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि पहली बार में चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ें, और जो एकाग्रता है वो भी अगर डूब के पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे तो ही पॉसिबल है। जल्दीबाजी में पढ़ने पर हमारी जो एकाग्रता है वो भी बनी नहीं रहती, और जो बहुत जल्दी हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एक और क्वेश्चन है कि डेली खुद को मोटिवेटेड बनाए रखने के लिए या इस दौरान खुद को मोटिवेटेड बनाए रखने के लिए मैंने क्या किया मेनली। तो मेरा यही रहता था सबसे पहली चीज़ तो कि जो मेरा रूटीन है वो डिस्टर्ब ना हो, कोशिश रहे कि वो जो है वो रेगुलरली वैसे फॉलो होता रहे। और मेरे रूटीन में जो चीज़ें हैं जैसे कि रनिंग है तो किसी भी कीमत पे मिस ना हो, क्योंकि रनिंग का मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों से सीधा संबंध है। और पढ़ाई के अलावा भी हम माइंड को कुछ अच्छे क्वालिटी कंटेंट की डोज दे सकते हैं, क्योंकि केवल सिलेबस पढ़ते रहते हैं हम तो एक टाइम पे निरस्ता आना स्वाभाविक है, और जो है कहीं ना कहीं हमारी इफ़िशियंसी डाउन होने लगती है। तो ऐसे में हम डेली बेसिस पे कोई किसी अच्छी पर्सनैलिटी का इंटरव्यू देख सकते हैं, किसी की बायोग्राफी हम देख सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री हम देख सकते हैं। तो डेली का 1 घंटा हमें डेडिकेट करना चाहिए माइंड को थोड़ा सा क्रिएटिव बनाने में या फिर कुछ अच्छा कंटेंट कंज्यूम करवाने में। तो उससे एक तो जो है नीरसता नहीं आती पढ़ाई में, और ये जो प्रोसेस है काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है, और हमारी जो नॉलेज है उसमें अच्छा खासा एनरिचमेंट देखने को मिलता है। और ये चीज़ें जो है हमें इंटरव्यू में बहुत काम आती है आगे, क्योंकि सिलेबस के इतर हमने कितना जाना है, कितना समझा है, कितना चीज़ों को ऑब्जर्व एनालाइज किया है, ये चीज़ें हमारे इंटरव्यू में बहुत काम आती है। और जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसमें तो अपने आप ही नोटिस होती है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मोबाइल जो है इस जर्नी में सबसे बड़ा दुश्मन है, जो भी मोबाइल से रिलेटेड डिस्ट्रैक्शंस। तो अगर हम इसको मिनिमाइज कर ले तो हम काफ़ी बेहतर इधर कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि जो मोबाइल मैनेजमेंट है उस पर भी हम ध्यान दें, केवल प्री डिटरमाइंड यूज ही मोबाइल का हम करें। फ़ोन हाथ में लेने से पहले हमारे दिमाग में पता होना चाहिए कि हम क्यों उठा रहे हैं फ़ोन, हमें एग्जैक्टली काम क्या है। नहीं, नॉर्मली हम पता नहीं होता, दिन में 100 बार हम फ़ोन यूज़ कर लेते हैं, 100 बार लॉक खोल लेते हैं, जबकि कोई काम होता नहीं है हमें। तो मोबाइल को लेके की चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर ना रखो तो सबसे बेस्ट है, रखना भी चाहो तो कम से कम डिस्ट्रैक्शंस उसमें हो और प्री डिटरमाइंड यूज ही हम उसका करें। और इस जर्नी में हमारी मेंटल हेल्थ का हमें विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उतार चढ़ाव जो है इस जर्नी का हिस्सा है। तो डेली बेसिस पे हम हमारे मेंटल हेल्थ के लिए चीज़ें करते रहेंगे, चाहे वो रनिंग हो, योग हो, ध्यान हो, तो ये जर्नी हमारे लिए आसान रहेगी। वरना यही जर्नी हमारे लिए बहुत बड़ा अभिशाप भी बन जाती है एक टाइम पे, यदि अगर हम अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं तो। फिर लास्ट है इंटरव्यू को लेकर टिप्स। तो इंटरव्यू में इस बार मेरे 56 मार्क्स है, जो कि अच्छे मार्क्स माने जा सकते हैं। इंटरव्यू में जो है लक फैक्टर भी ठीक ठाक रहता है, लेकिन सोलली लक फैक्टर पर रिलाई करना ये भी बुद्धिमत्ता नहीं है अपनी, क्योंकि एक अच्छा खासा रोल तो कैंडिडेट की परफॉर्मेंस का भी रहता ही है। डेफिनेटली लक फैक्टर है कि बोर्ड कौन सा मिलेगा। सेमी कैंडिडेट को बोर्ड चेंज हो जाने पे उसके मार्क्स में 10 नंबर तक का अंतर आ सकता है, तो लक फैक्टर डेफिनेटली है। लेकिन जो अपने हिस्से की मेहनत है, अपने हिस्से का जो हम कर सकते हैं उस पर हमें ज़रूर काम करना चाहिए, खुद की पर्सनैलिटी पे। मेनली इंटरव्यू में हमारी जैसे अब तक की जो 25 साल की जो भी हम जैसे डेवलप हुए हैं, जैसे हम हैं, वही चीज़ हमें मार्क्स दिलाती है वहाँ पे। 1-2 महीने में बहुत ज़्यादा चेंज कर नहीं सकते चीज़ों को। हाँ, ये है कि थोड़ा सा जेस्चर्स पे हम काम कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज पे। बाकी जो हमारा व्यक्तित्व अब तक बन चुका होता है वो ही हमें इंटरव्यू में मार्क्स दिलाता है, और अब तक जो नॉलेज गेन हमने की है, क्योंकि लिमिटेड टाइम में अपन असीमित नॉलेज गेन नहीं कर सकते, और इंटरव्यू का कोई डिफाइंड सिलेबस है नहीं। तो जब भी हम प्रिपरेशन कर रहे थे उस जर्नी के दौरान ही चीज़ों को पढ़ते वक्त हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि उनसे रिलेटेड जो भी
प्रैक्टिकल आयाम है, बाकी चीज़ें हैं रियल लाइफ में, उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको भी थोड़ा सा नोटिस करते चले, जिससे जो हमारी जो नॉलेज का दायरा है काफ़ी ब्रॉड हो जाता है और इंटरव्यू में वो चीज़ काफ़ी हेल्प होती है। कई बार सिलेबस के इतर पढ़ने वाली चीज़ें हमें इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प करती है। तो कई लोग जो है सिलेबस से इतर पढ़ना ही नहीं चाहते, जबकि सिलेबस से इतर पढ़ना हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिहाज से काफ़ी हेल्प करता है, इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्प करता है। इंटरव्यू में सबसे मेन चीज़ है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, नॉलेज तो ऑब्वियसली है ही। उसके अलावा आप कितने मॉक देते हो, जितने ज़्यादा आप मॉक देते हो आपकी नर्वसनेस उतनी कम होगी, और वो जो प्रोसेस है इंटरव्यू की उससे आप उतना ही यूज्ड हो जाओगे और वो उतनी आपके लिए आसान हो जाएगी। आपके लिए केवल वो बैठ के बातें करने जैसा रह जाएगा। तो जितनी ज़्यादा हो सके आप उसके लिए प्रैक्टिस करें, चाहे मॉक इंटरव्यूज़ के थ्रू, चाहे ग्रुप बना लो 4-5 हेल्दी लोगों का, और जो है करंट बेस्ड इश्यूज़ हैं उन पर अपने ओपिनियन रखो। इवन मेंस की तैयारी के दौरान भी जब हम करंट पढ़े या फिर कोई भी करंट इश्यूज चल रहे हैं तो उन पे अपने ओपिनियन डेवलप करना हमें स्टार्ट कर देना चाहिए शुरुआती फेज से ही। तो ये चीज़ें लास्ट में हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। फिर इंटरव्यू के लिए अलग से तैयारी नहीं होती है, अपनी अब तक की जो तैयारी होती है वही अल्टीमेटली इसमें काम आती है। लास्ट में हम केवल कुछ चीज़ों पे काम कर सकते हैं। तो इंटरव्यू अल्टीमेटली अपनी पर्सनैलिटी का चेक है सबसे मेन। तो अब लास्ट है कि योर सक्सेस मंत्रा एंड एडवाइस टू हेल्दी कंपटीशन व्यूअर्स, मतलब बोले तो कंक्लूजन। तो कंक्लूजन सार यही है अब तक की सारी बातों का, कि जब भी हम प्रिपरेशन शुरू करें तो मेंस ओरिएंटेड ही पढ़े, कंसेप्चुअल क्लैरिटी का ध्यान रखें, हमारे जो बेसिक्स है फंडामेंटल्स है वो मजबूत होनी चाहिए, वो एकदम जितने स्ट्रॉन्ग होंगे चीज़ें हमारे लिए उतनी आसान होंगी, क्योंकि ले दे के सिलेबस फिक्स है, चाहे पेपर कैसा भी आए उसके इर्द गिर्द ही आना है। तो यदि हमारे बेसिक्स मजबूत है तो हम कैसा भी पेपर आएगा तो उसको हैंडल करना हमारे लिए काफ़ी आसान रहता है। तो बजाय नए मटेरियल नई चीज़ों के पीछे भागने के, जो भी हमारे पास है उस पर हमारा जितना बेहतर कमांड हो सकता है, उसको हम जितना मजबूत कर सकते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। शुरुआती दौर में पढ़ाई के हमें एक्सप्लोर करने पे ध्यान देना चाहिए, और जब एग्ज़ाम के हम पास हो या फिर नोटिफिकेशन आने के बाद हमारी कोशिश रहनी चाहिए अब तक जो भी हमने पढ़ा अलग अलग जगह पे अलग अलग सोर्सेज से, उसको एक जगह हम कंसाइज कर ले, या कहो कि फिर से रिराइट कर ले, खुद के नोट्स बना ले, जो भी हम उसको नाम देना चाहें। लेकिन लास्ट टाइम के लिए समेटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें हमारी सालों की जो पढ़ाई है उसको 2 दिन में एग्ज़ाम हॉल तक पहुंचाना है, 2 दिन तक लगातार। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लास्ट टाइम के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहे, पहले से ही उस फॉर्मेट में नोट्स बना के तैयार रखें कि लास्ट के 2, 4, 5, 10 दिन में हमारे लिए रिवीजन करना आसान हो। दूसरा कि जो हमारा माइंड है, थॉट पैटर्न है, इसका मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है इस पढ़ाई के साथ, क्योंकि जर्नी लंबी है। तो हर दिन उतार चढ़ाव, सेल्फ डाउट, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी एक तरह से हिस्सा रहती है इस जर्नी का। तब इनके साथ हम कैसे डील करते हैं ये डिपेंड करेगा हमारी लाइफ स्टाइल पर, हमारे माइंड सेट पर। तो कोशिश हमें पॉजिटिव रहने की करनी चाहिए, और अच्छी जो आदतें हमें अपने रूटीन में शामिल रखनी चाहिए, जो मैंने बताया अभी, रनिंग, योग और ध्यान, ये अनिवार्य रूप से हमारे रूटीन में, हमारे लाइफ स्टाइल में होने चाहिए, और हेल्दी खाना साथ में, क्योंकि अगर इनके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो एफिशिएंसी है और जो हमारा आउटपुट है वो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ होगा। फिर लास्ट में 5 पॉइंट्स में फिर से कंक्लूड करना चाहूँगा मैं, कि सबसे पहले हमें जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसका ध्यान रखना चाहिए, कि जो भी हम कर रहे हैं उस टाइम पे वही चीज़ कर रहे हैं। जैसे अगर पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे हम पढ़े ही, पैरेलल थॉट्स ना आए, मतलब माइंडफुल होके करें कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो इससे माइंड एग्जॉस्ट नहीं होगा और एनर्जी लेवल सुबह से शाम तक वही बना रहेगा, और चीज़ें जो है माइंड अच्छे ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रेस्प कर पाएगा। दूसरा है कि मोबाइल का प्रीडिटरमाइंड यूज़ करना है। तीसरा, रनिंग, वॉकिंग या कोई गेम, ध्यान, योग, ये हमारे डेली रूटीन में हमें ज़रूर शामिल करनी चाहिए। चौथा ये कि हमारे पास कुछ वजह होनी चाहिए कि हम इतना जो कुछ कर रहे हैं इसके पीछे क्या वजह है, हम क्यों करना चाहते हैं। तो जब भी हम सोचें तुरंत हमारे दिमाग में रिकॉल होनी चाहिए वजह, चाहे माता पिता की एक्सपेक्टेशंस हो, चाहे जो अब तक की हमारी लापरवाही है उनको हमें सुधारना रीज़न हो,
चाहे हमारे खुद के एम्बिशंस रीज़न हो। तो जो भी हमारे वजह हैं, जो भी हमारे रीजन्स है, चाहे ड्रीम एक रीज़न हो, तो वो डेली बेसिस पे हमें उनको रिकॉल करना चाहिए और उनको डेली बेसिस पे हमें ज़िंदा रखना चाहिए। डेली उनको सोच के, याद करके, वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं फिर से हर दिन नई एनर्जी के साथ शुरू करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो इस तरह सेल्फ डिसिप्लिन और मैनेजमेंट की पॉइंट इस पूरी जर्नी में। और बाकी कई सारी चीज़ें आप खुद इस जर्नी के दौरान खुद से महसूस करोगे। खुद से जो आपको इंसाइट्स आएंगे वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगे बजाय जो भी मैंने बताया उसके। तो कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि टाइम टू टाइम हम इंट्रोस्पेक्ट करते रहें और ख़ुद को इवेल्युएट करते रहें। जहाँ भी हमें लगे कि सुधार करना चाहिए वहाँ करें और डिसिप्लिन के साथ हमें समझौता नहीं करना चाहिए। थैंक यू।